गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीरा कुमारी, इतिहास विभाग, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए CC5 पेपर लेके आई हूँ, जो है वोमेन इन इंडियन हिस्ट्री। और इसके अंतर्गत आज मैं चर्चा करूँगी कॉलोनियल इंडिया में नारी शिक्षा की क्या स्थिति थी। मैंने अपने पिछले वीडियो में कॉलोनियल इंडिया में नारी शिक्षा की स्थिति पर अपना एक लेक्चर दिया था, जिसमें प्रार्थना समाज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय इत्यादि बुद्धिजीवी वर्गों का काफ़ी योगदान था नारी शिक्षा को बढ़ाने में। भारतीय एजेंसियों और भारतीय लोगों ने बहुत हद तक काम किया। और इसके बाद हम देखेंगे कि ईसाई मिशनरियों ने इस दिशा में क्या कार्य किया। तो आज हम ईसाई मिशनरियों के शिक्षा को आगे बढ़ाने में जो योगदान है उसकी हम चर्चा करेंगे। और इसके अंतर्गत विभिन्न ईसाई जो संस्थाएं थीं उन्होंने क्या कार्य किया, इसकी हम बात करेंगे। नारी शिक्षा के संबंध में ईसाई मिशनरियों का कार्य जो है काफ़ी उल्लेखनीय है। कंपनी सरकार ने प्रारंभ में नारी शिक्षा के प्रति उदासीन नीति का पालन किया, किंतु बाद में मिशनरियों के हस्तक्षेप तथा प्रयास के चलते वह भी नारी शिक्षा के विकास के लिए प्रयत्न करने लगी। ईसाई मिशनरियां इस दिशा में पहल की तथा भारतीय बालिकाओं को शिक्षित करने का कार्य प्रारंभ किया। मिशनरियों ने बंगाल में तथा मद्रास और बम्बई में दान के धन पर चलने वाली विद्यालयों की स्थापना की, जिसमें बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रबंध किया गया। चार्ल्स ग्रांट का एक अनुरोध आया था कि कंपनी सरकार ने 1793 में भारत में शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए की मंजूरी दी, किंतु नारी शिक्षा के विकास के लिए जो है पहला मिशनरी लोगों के द्वारा मिस्टर मेई ने प्रयास किया। उनके निर्देशन में बंगाल में स्थापित किया गया स्कूल, और बाद में इसकी गति धीमी हो गई। आधुनिक इतिहास में मेरी शिक्षा नारी शिक्षा के विकास में अग्रदूत माने जाते हैं। मिशन ने 1833 में बालिका विद्यालय की स्थापना की। बंगाल तथा अकराना में भी बालिका विद्यालय खोली गई। कुछ अन्य एजेंसियों जैसे बैप्टिस्ट मिशनरियों तथा अंग्रेज महिलाओं ने भी इस दिशा में अपना हाथ बटाया। W.H. पियर्स की अध्यक्षता में कलकत्ता फीमेल जुबिलियन सोसाइटी की स्थापना की गई और 32 छात्राओं को शामिल किया गया। मिस्टर कीथ ने भी नारी शिक्षा की महत्ता को बताया है। अब हम देखते हैं कि 1822 ईस्वी में स्कूल सोसाइटी जो है लड़कियों की शिक्षा से संतुष्ट हुआ और 6 वर्ष के अंदर सोसाइटी के अधीन कलकत्ता में 67 स्कूल खोले गए तथा 150 लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नारी शिक्षा की गति धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। नारी शिक्षा के विकास में एक नाम आता है विल्सन मेरी की पत्नी विल्सन की पत्नी मेरी कुजू का। इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। 1821 में लंदन की ब्रिटिश एंड फॉरेन स्कूल सोसाइटी ने भी नारी शिक्षा के लिए कुजू को संलग्न किया और 1822 में उनके निर्देशन में बालिकाओं के लिए 8 छोटे छोटे स्कूल खोले गए।
1842 में इन स्कूलों की संख्या लगभग 400 तक हो गई। 1824 के बाद इसने बालिका विद्यालय के प्रबंध का काम लेडीज सोसाइटी फॉर फीमेल एजुकेशन को सौंप दिया। अब हम देखते हैं कि लेडीज सोसाइटी फॉर फीमेल एजुकेशन ने नारी शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया। तो हम देखते हैं कि इसकी जो संरक्षिका थी एम हर्सन, इनके निर्देशन में उच्च कन्या विद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें 600 छात्राएं पढ़ती थी। कलकत्ता में सेंट्रल स्कूल खोले गए और इस स्कूल की नींव लेडी एम हर्स्ट ने रखी। कुछ महिला विचारकों की नियुक्ति भी की गई, क्योंकि कोई भी हिंदू परिवार नहीं चाहता था कि कलकत्ता की गलियों से होकर उनकी लड़कियों को जाना पड़े। कलकत्ता की गलियों से होकर स्कूल जाने की अनुमति नहीं देते थे। चर्च मिशनरी सोसाइटी के अंतर्गत 50 से 70 जो लड़कियां थी वो सिलाई बुनाई एवं गणित सीखने का कार्य करती थी और धीरे धीरे इस प्रकार नारी शिक्षा के क्षेत्र में जागरण आया तथा 14 से 15 वर्ष की लड़कियां भी अब स्कूल में पढ़ने लगी। मद्रास प्रांत समिति ने 1842 में शिक्षा आयोग के सामने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि मद्रास में लड़कियों की शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय खोला गया और ये विद्यालय इस प्रकार थे: द चर्च मिशन स्कूल जो कि 1837 में खोला गया, द फ्री चर्च स्कूल जो कि 1841 में स्थापित किया गया और द एपीजे बोर्डिंग स्कूल कांजीवरम में खोला गया जो कि 1845 में स्थापित हुआ, द नेटिव एजुकेशन सोसाइटी सेंट्रल स्कूल 1845 में स्थापित किया गया, द मिशन बोर्डिंग स्कूल 1849 में खोला गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सभी प्राथमिक स्कूल खोले गए और नारी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। अब जो है लड़कियां शिक्षा के लिए स्कूलों में आने लगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि बम्बई में अमेरिकी मिशन सोसाइटी ने शिक्षा का काम किया। इसने बम्बई में पाठशालाएं खुलवाई जिसमें छात्राओं की संख्या 350 थी। पुनः अहमदाबाद में इसने 2 बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की। तो अब हम देखते हैं कि नारी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बोर्डिंग स्कूलों की भी स्थापना की जाने लगी। देखते हैं कि महिलाओं ने भी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया था। तो श्रीमती विल्सन एक नाम आता है जिन्होंने 1829-30 में 6 बालिका विद्यालय की स्थापना की जिसमें 200 बालिकाएं अध्ययन करती थी और मिशनरी के द्वारा 91 आवासीय स्कूल चलाए गए जिसमें छात्राओं की संख्या 2450 थी। परंतु मिशनरी के सारे प्रयासों के बाद भी ये बड़े हिंदू परिवारों की जो बेटियां थी वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रही थी। बड़े हिंदू परिवार जो थे अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेज पा रहे थे क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि निम्न परिवार के लोग प्रलोभन में ईसाई स्कूलों में जाते हैं और वहाँ अपनी बेटियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं। साथ ही मिशनरी स्कूल जो है अपने धर्म का शिक्षा दे रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वो बाइबल की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और ये धर्म से रिलेटेड है। साथ ही मिशनरी स्कूल अपने धर्म की शिक्षा देने लगे। अतः शिक्षा के क्षेत्र में इन दोषों के कारण हिंदू परिवार इन विद्यालयों में
अपनी लड़कियों को नहीं भेजते थे। एक बात गौर करने वाली है कि तत्कालीन समाचार एजेंसी, तो तत्कालीन समाचार एजेंसियों ने भी नारी शिक्षा के विरोध और समर्थन करने वालों की समीक्षा की है। हम देखते हैं कि समाचार पत्रों में भी न्यूज़ आते थे कि नारी शिक्षा के पक्ष में कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन सी संस्थाएं इसके विरोध में हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेज विधि विशेषज्ञ बैथ्यून ने कलकत्ता में हिंदू बालिका विद्यालय विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें 21 बालिका नामांकित हुई। बम्बई में पुनः 2 बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। बाल विवाह, पर्दा प्रथा एवं पाश्चात्य संस्कृति जो थी, हालांकि इसमें बाधक थी, परंतु फिर भी नारी शिक्षा की गति आगे बढ़ी। हम एक देखते हैं घोषणा पत्र वुड के घोषणा पत्र जो कि 1854 में आया, उसमें स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। 1882 में हंटर कमीशन ने भारतीय शिक्षा आयोग जो थी, हंटर कमीशन यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग ने नारी शिक्षा हेतु सुझाव दिया कि जन सहयोग लिया जाए, बालिकाओं का पाठ्यक्रम भिन्न हो, महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति हो, बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क हो, सार्वजनिक कोष, छात्रावास, छात्रवृत्तियाँ, सहायक अनुदान, माध्यमिक शिक्षा निरीक्षकों की नियुक्ति, महिला शिक्षा की व्यवस्था घर पर ही हो तथा प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना हो। तो हम देखते हैं कि आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्त्री शिक्षा की प्रगति 1882 से 1902 की अवधि में प्राथमिक स्तर पर काफ़ी हुई, किंतु माध्यमिक शिक्षा का स्तर जो है वो थोड़ा सा स्लो रहा। महिलाओं का कॉलेजों में प्रवेश भी हुआ। सरकारी प्रयास से जो है सरकारी प्रयास और व्यक्तिगत प्रयास भी इस दिशा में किए गए। अब समाज में महिला शिक्षा की प्रगति होने लगी और हम देखते हैं कि जब शिक्षा का स्तर को एक डाटा को देखते हैं तो पाते हैं कि प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में किस प्रकार इनका योगदान रहा, छात्राओं का योगदान रहा। तो 1882 से 1902 तक के आंकड़ों को हम देखते हैं तो पाते हैं कि 1882 में प्राथमिक शिक्षा जो थी 1,24,491 थी, वो बढ़कर 1902 में 3,48,570 हो गई। माध्यमिक शिक्षा जो 1882 में 2,054 थी, वो 1902 में बढ़कर 41,582 हो गई। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं कि 1882 में जो 6 थी छात्राओं की संख्या, वो अब 1902 में 263 हो गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नारी शिक्षा का प्रसार धीरे धीरे होने लगा। वो प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी कदम रखने लगी और इसमें समाज के विभिन्न वर्गों का भी योगदान रहा, शिक्षित वर्गों का योगदान रहा। नारी शिक्षा के जो विरोध में खड़े हुए थे, अब धीरे धीरे नारी शिक्षा के पक्ष में आने लगे और इस प्रकार महिलाओं की शिक्षा का विकास औपनिवेशिक भारत में विभिन्न एजेंसियों द्वारा काफ़ी धीमी गति से ही शुरू हुई, परंतु शनै शनै यह रफ्तार पकड़ती गई और इस दिशा में भारतीयों ने भी सहयोग दिया। धन्यवाद।